हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नवाब सिंह सोमवंशी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं, जिसका नाम है वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। इस वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद को करने का उद्देश्य यह है कि आज आप देख रहे होंगे कि निरंतर ग्लोबलाइजेशन परिवर्तित होकर के और दुनिया के जितने भी शक्तिशाली देश हैं वो अपने अपने नेशनलाइजेशन या रीजनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं कि ये स्थिति क्या है। आइए इस टॉपिक को हम फॉर्मेट करते हैं पहले कि हमें किस तरीके से देखना है। वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद के टॉपिक को कुछ पार्ट में, सबसे पहले वैश्वीकरण कैसे पैदा हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, वैश्वीकरण की प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिसमें हम आधिपत्य मूलक वैश्वीकरण और सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे हम आज की परिस्थिति में वैश्वीकरण में क्या क्या गिरावटें दर्ज हो रही हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण किस तरीके से नीचे आ रहा है और उस वैश्वीकरण के गिरावट के कारण क्या क्या है, क्यों वैश्वीकरण नीचे गिर रहा है, और फिर हम देखेंगे उसके परिणाम क्या है, वैश्वीकरण के गिरावट के क्या क्या रिजल्ट निकल करके आएंगे। इन टॉपिक्स पर हमें चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि वैश्वीकरण कैसे जन्म लेता है और किस तरीके की परिस्थितियां यहां पर बन करके आती है। वैश्वीकरण का उदय और विकास। तो वैसे तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि वैश्वीकरण कब पैदा हुआ, और ना ही वैश्वीकरण के जन्म की कोई तिथि है। लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि आखिर ये वैश्वीकरण होता क्या है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके का एक्सप्लेनेशन इसमें किया जाए। आज के दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि वैश्वीकरण एक ऐसी गतिविधि है या इस तरीके की एक्टिविटीज है जो किसी भी गतिविधियों की कार्यकुशलता को बढ़ा देता है। मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से इफिशियंसी ऑफ एक्टिविटीज है, और जो भी लाभ प्राप्त होगा इस वैश्वीकरण से, उस लाभ में अधिकतम वृद्धि हो जाती है। और ऐसी अधिकतम वृद्धि करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है या बहुत बड़ा रिजल्ट होता है कि सरकारी प्रतिबंध ना हो। वैश्वीकरण न्यूनतम प्रतिबंधों की बात करता है, या फिर वो कम से कम स्थितियां हो और जो पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनको पूरी दुनिया में अपने काम करने का पूरा अवसर मिल जाए। विश्व के किसी भी हिस्से की आर्थिक गतिविधियों से उन्हें जुड़ने का अवसर मिल जाए। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 6 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें आपका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, जिसके लिए आपको पूंजी की जरूरत पड़ती है, कैपिटल, संरचनाओं की जरूरत पड़ती है, श्रम की जरूरत पड़ती है, बाजार की जरूरत पड़ती है, और तकनीकी, इन सब की आवश्यकता होती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अब वैश्वीकरण के तहत यह होता है कि ये कोई भी चीज किसी भी देश की हो सकती है, कहीं का कच्चा माल हो सकता है, कहीं की पूंजी हो सकती है, किसी भी देश की संरचनाएं हैं, किसी भी देश का बाजार प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता। अब जब बैरियर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पूंजीपतियों को मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। तो मुनाफे के दृष्टिकोण से इन गतिविधियों को शुरू किया गया। आज आप देखिए तो किसी भी वस्तु के उत्पादन का कहीं भी किसी भी देश में उत्पादन होता है, किसी भी देश में उसका व्यापार होता है। अब बात आती है कि वैश्वीकरण कब पैदा हुआ और किस तरीके से यह विस्तृत होता चला गया। तो इसका कोई एक निर्धारित तिथि नहीं है। अब अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आज के आधुनिक युग में एक प्रकार की वैश्वीकरण की अवधारणा ही है। तो इसका मतलब हुआ कि प्राचीन विश्व में या प्राचीन भारत में वसुधैव कुटुंबकम तो वैश्वीकरण का आधार हो गया। और आगे अगर चलें आप
तो 1515 और 1521 में जहाजों से विश्व की प्रारंभिक परिक्रमा की गई और उस परिक्रमा के पश्चात 16वीं शताब्दी में यूरोपीय पूंजीवाद का प्रथम महान विस्तार हुआ। हालांकि इस समय तक वैश्वीकरण के शब्द का कोई ऐजाद नहीं हुआ था, वैश्वीकरण शब्द की कोई चर्चा नहीं थी। विश्व व्यापार और निवेश का पहला बड़ा विस्तार यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के इनफैक्ट अंतिम चरण में, जिसमें इन देशों को निर्मित माल का उत्पादक देश बना दिया। और आगे चलें थोड़ा हम, तो प्रथम विश्व युद्ध के साथ थोड़ा बहुत ये क्रम रुका, जो निवेश और पूंजीवादी युग का विस्तार हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध ने उस पर बैरियर लगाया और 1930 के दशक में जो एक महान अवसाद आया जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, उस कारण से मुक्त व्यापार संरक्षणवाद विरोधी कदम उठाए गए। 1930 से लेकर के और आगे चला जाए अगर, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में जब हुई और उसके समाप्ति होते ही बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्होंने पूंजीवाद के महान विस्तार का एक नया दौर शुरू किया और उस नए दौर में उत्पादन और व्यापार का अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1945 से इस वैश्वीकरण की स्थिति को देखते हुए बहुत सारी संरचनाएं विकसित की गई, जिसमें नई ब्रेटन वुड्स व्यवस्था लाई गई 1944 में और उसने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों के उत्थान में सहायता की। और आगे थोड़ा बढ़ा जाए तो आधुनिक युग में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार फ्रांस में किया गया। फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक शब्द का प्रयोग हुआ जिसको मॉन्डियलाइजेशन कहते हैं। मॉन्डियलाइजेशन का अगर अंग्रेजी में अर्थ देखा जाए तो लगभग ग्लोबलाइजेशन जैसा है और हिंदी में उसी को हम भूमंडलीकरण कह देते हैं। तो एक प्रकार से भूमंडलीकरण का शब्द का उदय तो 1950 में फ्रांस में हुआ। भूमंडलीकरण की शक्तियों के विषय का और अधिक विस्तार आगे चल करके बर्लिन की दीवार के पतन के साथ होना शुरू हो गया। 9 दिसंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का अंत हुआ और उससे थोड़ा और आगे बढ़ें तो सोवियत संघ का विघटन हो गया और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक प्रकार से पूंजीवाद का उत्कर्ष शुरू हो गया। इसके साथ ही विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों ने भूमंडलीकरण को वास्तविकता प्रदान कर दी। दुनिया के सभी देश अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिकी धुरी में पूंजीवाद के मातहत आ गए। ऐसी स्थिति में अब भूमंडलीकरण जैसी स्थिति का विस्तार महज आर्थिक नहीं रह गया, बल्कि इसका विस्तार राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों तक फैल गया। लेकिन जो भूमंडलीकरण शुरू हुआ उसमें नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का था। ऐसी स्थिति में ऐसे भूमंडलीकरण को आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण कहा गया, हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन। मतलब अगर हम भूमंडलीकरण की प्रकृति के बारे में देखें तो शुरुआती दौर में जो भूमंडलीकरण आया वो एक प्रकार का हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन हुआ, आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण। आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण या डोमिनेटिक ग्लोबलाइजेशन या इसी को आप हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। ये एक ऐसा रूप है भूमंडलीकरण का जिसमें शक्तिशाली राष्ट्र या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक नियम तय करती हैं, ये निर्धारित करती हैं। जैसे कि आप देखिए WTO जैसी संस्थाओं ने वैश्विक नियमों को निर्धारित करना शुरू कर दिया और उस WTO का निर्माण किसने किया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? वही अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर के WTO को बनाया। WTO के माध्यम से नियम, कानून,
विश्व व्यवस्था को संचालित करने के लिए, विश्व अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए काम किया गया। ब्रिटेन वुड्स की अवधारणाएं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संरचनाएं इन्हें संबल प्रदान करती रहीं। इन सभी कंपनियों और बड़े पूंजीपति राष्ट्रों का मुख्य उद्देश्य था कि वो अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों का प्रसार करें। इसमें विकासशील और कमजोर देश केवल उपभोक्ता और संसाधन आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए, अर्थात कच्चे माल की आपूर्ति करना और बाजार उपलब्ध करवाना, ताकि ये पूंजीपति देश अपनी वस्तुओं को निर्मित करके इन गरीब देशों में बेच सकें। आप ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा डॉलर को एक वैश्विक मुद्रा बना दी गई। इसी दौरान विकसित देशों का डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर नियंत्रण कायम कर लिया गया। और अगर देखें तो हॉलीवुड ने पूरे वैश्विक जगत में अपनी फिल्मों का परचम लहरा दिया। फिल्मों का मतलब हॉलीवुड में निर्मित होने वाली फिल्में। इसी तरीके से अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां, मैकडोनाल्ड जैसी कंपनियां, कोका कोला जैसी कंपनियां, भले ही वो जिन देशों में अपना व्यापार कर रही हो, उनका पेय पदार्थ उन देशों के हितों के अनुकूल हो या ना हो, लेकिन उन्होंने सब जगहों पर, मैकडोनाल्ड और कोका कोला जैसी कंपनियों ने संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। मतलब अगर हम सारांश के तौर पर देखें तो ये जो हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन है, ये असमानता और निर्भरता पर आधारित था। इसने संपूर्ण विश्व को अपने अधीन बनाने का प्रयास किया और एक असमानता की अवधारणा को बढ़ाने की कोशिश की। ऐसी स्थिति में स्वभावतः 1905 के बाद से दुनिया की जब शक्तियां और आगे बढ़ने लगी, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था आगे बढ़ना शुरू हो गई, चीन और भारत जैसी शक्तियां आगे बढ़ी, तो ऐसे आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण का विरोध होना स्वाभाविक था। और इसी विरोध का परिणाम यह हुआ कि एक नई अवधारणा सामने आई, जिसको कॉन्सोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन या सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण की संज्ञा दी गई। इस सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण में समानता, भागीदारी, सहयोग, सहवर्तन, इन सबको महत्व दिया जाता है। सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण का उद्देश्य होता है सभी देशों का साझा विकास, सभी देशों के साथ में तकनीकी और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा, सभी मिलकर के सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करें, एक कॉस्मो कल्चर को बनाने का प्रयास करें, संस्कृति के जिन मूल्यों को मानवीय माना गया है, उन मानवीय मूल्यों को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने का काम करना। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय ढांचे पर काम करती हैं। जैसे आप देखिए, इस कॉन्सोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से निर्मित होने वाली संस्थाओं में ब्रिक्स, एनडीबी जैसी संस्थाओं का गठन किया गया, जहां देश की बराबर की हिस्सेदारी, सभी देश जितने भी होंगे उनकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। वर्तमान में जब इस कॉन्सोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, तो सतत विकास लक्ष्य के लिए वैश्विक सहयोग बनाने का प्रयास किया गया, जो आज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निर्मित किए गए, और विश्व इसमें सहयोग कर रहा है कि हमें एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना है। इसी तरीके से आज आप देखें, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता प्रभावी बनने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये जो कॉन्सोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन है, इसमें न्याय, संतुलन और साझा हितों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वर्ष 2020 के बाद से अगर देखा जाए तो इस कॉन्सोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन में भी कुछ कालिक पुतना शुरू हो गई है। इस कॉन्सोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन को दुनिया की बड़ी शक्तियां, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के शक्तिशाली देश स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें एक टीस लगी हुई है कि किस तरीके से संपूर्ण विश्व अगर बराबर मात्रा में काम करेगा
और हम भी सभी देशों के बराबर खड़े होंगे जो आज हम पूरे विश्व में सिंहासन पर बैठ करके काम करते हैं, तो क्या ये इस ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा को स्वीकार कर पाएंगे? नहीं। और ऐसी स्थिति को देखते हुए इन बड़ी शक्तियों ने इस भूमंडलीकरण को स्वीकार नहीं किया। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इस वैश्वीकरण में तमाम तरफ से गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। इस गिरावट में कई स्थितियां बन करके आ रही हैं। कुछ लोग इस वैश्वीकरण की गिरावट को डीग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे स्लोबलाइजेशन के नाम से पुकार रहे हैं। हालांकि नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण में गिरावट तो आई है। आधिपत्य मूलक भूमंडलीकरण को अगर सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण ने चुनौती दी थी, तो आज वो महाशक्तियां अब इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। और हम देखें अगर कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है गिर रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्यों ये ग्लोबलाइजेशन में गिरावट आ रही है, तो इनको हम कुछ भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक, सुरक्षा, रणनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये कारण। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर भूमंडलीकरण की गिरावट को देखा जाए तो अमेरिका चीन के बीच में व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई, जो बढ़ते बढ़ते अमेरिका ने संपूर्ण विश्व को अपने आवोश में ले लिया। टैरिफ वॉर, संरक्षणवादी नीतियां, भारत भी इससे बच करके नहीं रह गया। इनफैक्ट भारत के ऊपर तो एक ट्रंपवाद हावी हो गया। ट्रंपवाद हावी होने का कारण आप जानते ही हैं कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चलाया और फिर सीज फायर कर दिया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को यह चाहिए था कि उस शांति को बहाल करने में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका हो, ताकि उन्हें नोबेल शांति प्राइज मिल सके। लेकिन भारत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो ट्रंपवाद भारत के ऊपर हावी हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले से अमेरिका इस संरक्षणवादी नीतियों को नहीं बढ़ा रहा था। अमेरिका पहले से ही चीन के साथ व्यापार युद्ध और अपने मार्केट प्रोटेक्शंस के बारे में काम कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट का नारा या उसकी डिप्लोमेसी को वो पहले ही कर चुका था। अब जब अमेरिका और चीन जैसे देशों ने इस तरीके की काम करना शुरू की, उसी दौरान आप कोविड-19 को देखिए, उसने पूरे विश्व की सप्लाई चेन को तोड़ दिया। इसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध, इसने सप्लाई चेन को और ज्यादा बाधित कर दिया। अब अगर संपूर्ण विश्व में एक दूसरे के सामान को नहीं भेजा जा सकेगा, एक दूसरे के माल को नहीं भेजा जा सकेगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्षेत्रीय बाजारों का तलाश होगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, राष्ट्र के अंदर ही अपनी वस्तुओं के कंजम्पशन की स्थिति को बढ़ाया जाएगा। तो ये सप्लाई चेन में बाधा कोविड-19 से शुरू हुई, जिसको रूस यूक्रेन युद्ध, अरब इजराइल युद्ध ने और ज्यादा ऊर्जा प्रदान कर दी। इसके बाद दुनिया के देशों ने अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे भारत ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया। अमेरिका पहले से ही अमेरिका फर्स्ट नीति को अपना रहा था। चाइना प्लस वन जैसी नीतियां बनाई गई जो स्थानीय उत्पादन पर जोर देती हैं। तो एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ कारण ऐसे निकल करके आए जिन्होंने भूमंडलीकरण को रोकने या उसे बाधित करने का प्रयास किया। और आगे अगर हम चलें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कोई कारण तलाशे जा सकते हैं भूमंडलीकरण के कमजोर पड़ने के, तो बिल्कुल। जैसे आज आप देखिए राष्ट्रवाद और लोक लुभावन राजनीति का उभार हो रहा है। जैसे अमेरिका में ट्रंपवाद, अमेरिका फर्स्ट की नीति, यूरोप में बहुत सारे राष्ट्रवादी दल प्रभावी हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ब्रेक्सिट को देखें तो ब्रेक्सिट भी एक प्रकार से राष्ट्रवादी दल या राष्ट्रवादी भावना के उभार के कारण से यूरोप में हुआ। जापान और भारत जैसे देशों में आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव भी एक प्रकार से वैश्वीकरण को रोकने का काम कर रहा है। इसी तरीके से और हम आगे अगर बढ़ें तो सुरक्षा और राजनीतिक कारण भी वैश्वीकरण के पतन के लिए
जिम्मेदार हो रहे हैं। जैसे आजकल तकनीकी युद्ध जिसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, एआई, फिर 5G, अब 6G की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस वॉरफेयर, ये सब प्रचलित हो रहे हैं और सभी राष्ट्र एक दूसरे से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साइबर युद्ध है तो साइबर टेररिज्म है। ये सारी परिस्थितियों ने लोग राष्ट्रों के अंदर सुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है और उनके अंदर एक असुरक्षा की स्थिति पैदा होने लगी है। साइबर सुरक्षा और डेटा लोकलाइजेशन की मांग होने लगी है। भारत में भी आप देख लीजिए, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में मांग हो रही है। इसी तरीके से ऊर्जा और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष चल रहा है। विशेषकर जो अत्याधुनिक खनिज संसाधन है उनके लिए युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिनको आप रेयर अर्थ कहते हैं। अगर हम सुरक्षा और ऊर्जा के कारणों से बाहर निकल करके चर्चा करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे भूमंडलीकरण कमजोर पड़ता चला जा रहा है। प्रवास पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। आज की स्थिति में प्रवास और शरणार्थी संकट से स्थानीय पहचान पर खतरा होने लगा है। आज जहां जहां युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं, चाहे वो सीरिया का युद्ध देख लीजिए, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, चाहे वो मध्य पूर्व के युद्ध हैं, वहां से शरणार्थियों की भरपूर मात्रा अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे देशों में घुस रही है, जिससे वहां के लोगों को एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति ने सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण को कमजोर कर दिया है। सांस्कृतिक पहचान बनाने की कोशिश चल रही है। जैसे आप फ्रांस में देखिए, फ्रांस में स्थानीय भाषा और संस्कृति की सुरक्षा पर आजकल जोर दिया जा रहा है। वैसे वो पहले से ही ये जोर देते रहे हैं, लेकिन आजकल स्थितियां और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। इसी तरीके से वैश्वीकरण से असमानताओं के खिलाफ आंदोलन भी उत्पन्न होना शुरू हो गया है। तो आप देखिए कि वैश्वीकरण की गिरावट के हम आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और रणनीतिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से इसको हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर वैश्वीकरण में गिरावट आ रही है तो इसके क्या परिणाम दिखाई दे रहे हैं। कैसे हमें पता चल रहा है कि वैश्वीकरण में गिरावट आ रही है? तो दो तरीके से इनके परिणामों को देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के गिरने से एक तरफ क्षेत्रीयकरण में वृद्धि हो रही है, रीजनलाइजेशन बढ़ रहा है। आज आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन की संस्थाएं जैसे WTO है, वो कमजोर पड़ गया। WTO अगर कमजोर हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी कुछ मुद्दों पर अप्रासंगिक दिखाई देने लगती हैं। WTO विश्व व्यवस्था को, वैश्विक टैरिफ गतिविधियों को संयमित करने में असक्षम साबित हुआ है। ऐसी स्थिति में अब देशों को, जो वैश्वीकरण के आधार पर व्यापार कर रहे थे, उन देशों को बाजार की जरूरत तो पड़ेगी। तो अब वो बाजार के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रीयकरण को बढ़ावा देंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वैश्विक व्यापार की गति अगर धीमी पड़ेगी तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब क्या करेंगी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब ग्लोबल चेन की बजाय रीजनल सप्लाई चेन मॉडल पर काम करना शुरू कर देंगे। क्षेत्रीय स्तर पर वो अपने बाजार को तलाशने की कोशिश कर देंगे। इसी तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था अब मल्टीपोलर बन रही है। अगर बहुध्रुवीयता आगे आ रही है, मतलब कि अब अमेरिका का एक छत्र वर्चस्व, जो अमेरिका के नेतृत्व में एक हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन बना हुआ था, वो वर्चस्व अब समाप्त हो रहा है और चीन, भारत जैसी शक्तियां, रूस जैसी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं। ब्रिक्स जैसे समूह अब मजबूत हो रहे हैं। तो ब्रिक्स एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, SCO एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब संगठन
अब सशक्त हो रहे हैं। लेकिन आप देखो दूसरी तरफ जो संगठन वैश्वीकरण का परिचायक हुआ करते थे, धीमे धीमे उनकी स्थिति कमजोर होती चली जा रही है। G20 के भले ही सम्मेलन हो रहे हो, लेकिन कई बार G20 कमजोर दिखाई देता है। अभी जैसा कि आपने दक्षिण अफ्रीका में G20 का सम्मेलन देखा, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप तो आए ही नहीं। मतलब बहुत सारे देश, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उस पर नहीं गए। इसका मतलब है जो वैश्वीकरण को बल प्रदान कर रहे थे, वो क्षेत्रीय संगठन अब कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन जो भौगोलिक क्षेत्रीय स्थिति पर बनाए गए क्षेत्रीय संगठन हैं, वो अब सुदृढ़ होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तकनीकी और पूंजी का प्रवाह अब बहुत ही सिलेक्टिव हो गया है। इसके अंदर अब नियर शेयरिंग और फ्रेंड शेयरिंग राष्ट्रों पर काम किया जा रहा है, उन्हीं के साथ इनको साझा किया जा रहा है। आज के दृष्टिकोण से आप देखें तो भले ही भूमंडलीकरण पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ हो, लेकिन भूमंडलीकरण का रूप तो बदल गया है। अब स्थानीयता, मतलब एक वोकल फॉर लोकल, नियर शेयरिंग, फ्रेंड शेयरिंग, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इन सब पर फोकस करना शुरू कर दिया गया है। मतलब अगर यहां देखा जाए तो सूत्र आज इस तरीके का कुछ बन रहा है। स्थानीयता, वोकल फॉर लोकल, जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री भी इसको लेकर के बहुत वोकल रहते हैं। क्षेत्रीय सहयोग, नियर शेयरिंग, जो नजदीक के राष्ट्र हैं, और फ्रेंड शेयरिंग, जो खास राष्ट्र हैं, जो खास मित्रता है, जिनकी मित्रता वर्षों से चली आ रही है, जैसे कि भारत और रूस हैं। इसके बाद सामरिक हितों पर विचार किया जा रहा है। तो रीजनलाइजेशन स्पष्ट हो रहा है। जो रीजनलाइजेशन है वो इन सूत्रों के आधार पर अब काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस वैश्वीकरण के कमजोर पड़ने का एक और रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और वो रिजल्ट है राष्ट्रीयकरण में वृद्धि होना। रीजनलाइजेशन की जगह साथ साथ एक राष्ट्रीयकरण की स्थिति भी मजबूत होते हुए नजर आ रही है। राष्ट्रीयकरण में वृद्धि की कई स्थितियां दिखाई दे रही हैं। जैसे आप देखो कि वैश्वीकरण की चरम स्थिति, पहली अवस्था में हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन देखा आपने, जो 1990 से लेकर के और 2005-6 तक हेजेमोनिक ग्लोबलाइजेशन की स्थिति रही। 1905-6 से लेकर के और लगभग 2020 तक कॉन्सोसिएशनल ग्लोबलाइजेशन या सहवर्तन मूलक भूमंडलीकरण चलता रहा। लेकिन अब आज स्थिति बदल गई है। अब इस भूमंडलीकरण की कमजोरी दिखाई देने लगी है वर्ष 2020 के बाद से, और राष्ट्रीयकरण बढ़ना शुरू हो गया है। राष्ट्रीयकरण बढ़ने के प्रमाण हमें सभी दृष्टिकोणों से मिल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद का बढ़ना। जैसे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर राष्ट्रवाद बढ़ने के प्रमाण देखें तो अमेरिका को देखिए आप, अमेरिका फर्स्ट नीति, ट्रंप और इसके बाद बिडेन, वर्ष 2020 में इस नीति को इनॉग्रेट किया गया ट्रंप के द्वारा। जब ट्रंप पहली बार ट्रंप फर्स्ट आया तो अमेरिका फर्स्ट की नीति आई। न्यूनाधिक मात्रा में जो बिडेन भी उसको लागू करते रहे, लेकिन ट्रंप 2 जब आया तो ये एक अति की स्थिति में पहुंच गई। कई प्रमाण आप देख रहे हैं, जैसे कि H1 वीजा, उसको लेकर के फीस को बढ़ा देना ताकि जो श्रमिक है वो अमेरिका में प्रवेश ना कर सके। टैरिफ बैरियर्स, बहुत सारे भरपूर मात्रा में टैरिफ लगा देना, बहुत सारे देशों को रोक देना, उनके ऊपर तमाम तरीके की प्रतिबंध अधिरोपित कर देना। ये सारी चीजें अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका जो ये चीजें कर रहा है वो अपने राष्ट्रीयता की नीति के आधार पर कर रहा है। इसी तरीके से ब्रिटेन का आपने उदाहरण देखा, ब्रेक्सिट जो कि 2016 में
चर्चा आया और 2020 तक फाइनल हो गया। ब्रिटेन यूरोप से बाहर निकल गया ताकि राष्ट्रीय संप्रभुता और स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित कर सके। इसी तरीके से जापान में एक नई चीज देखने को मिली, सेंसिटो पार्टी और अन्य अनेक प्रकार की राष्ट्रीय पार्टियां जो जापानी संस्कृति और आत्मनिर्भरता पर बल देती हैं, वो आज आगे बढ़ रही हैं। सेंसिटो पार्टी जैसी पार्टियां सक्रिय होते हुए नजर आ रही। भारत में भी राष्ट्रवाद अब बढ़ रहा है, जिसमें आप उदाहरण के तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान देख सकते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वदेशी नीतियां, ये सारी चीजें इस प्रकार की हैं जो हमें राष्ट्रवाद या राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा स्पष्ट कर रही हैं कि आज राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्रवाद हमें दिखाई दे रहा है, जिसके भी कई प्रमाण हैं। जैसे अमेरिका बनाम चीन, दोनों देशों में ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर, प्रतिबंध, सप्लाई चेन, जो कि मैंने अभी बताया, न केवल अमेरिका बनाम चीन बल्कि अमेरिका बनाम भारत, अमेरिका बनाम ब्राजील, अमेरिका बनाम साउथ अफ्रीका, ये सारी स्थितियां इंडिकेट कर रही हैं। यूरोप में आप देख लीजिए, ईयू देशों का स्थानीय उद्योगों और कृषि की रक्षा के लिए सब्सिडी को बढ़ाना, यह भी आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद को इंडिकेट करता है। भारत में अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले हम चीन के बहुत सारे मोबाइल एप्स और उत्पादों पर हमने प्रतिबंध लगा दिया। उसके साथ हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। हमने जीएसटी को बहुत सारे उत्पादों पर कम करके अपने मार्केट के कंजम्पशन पावर को भी बढ़ाया, ताकि हमारी बाजार निर्भरता को कम किया जा सके। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमारे ऊपर असीम मात्रा में टैरिफ लगाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, तो फिर हमें हमारी वस्तुओं को कंज्यूम करने के लिए अपने ही बाजार को हमने सक्षम किया। अगर आप रूस को देखें, पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद स्थानीय उत्पादन और रूबल आधारित व्यापार करना शुरू किया, रूबल के आधार पर काम करना शुरू किया। तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम राष्ट्रवाद के एक और स्वरूप पर चर्चा करें, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तौर पर दिखाई दे रहा है, तो वो भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हमें दिखाई दे रहे हैं कि आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। फ्रांस में देख लीजिए आप, प्रवासियों पर कड़े नियम, फ्रेंच भाषा व संस्कृति की रक्षा, ये इसका प्रमाण है। तुर्की में आप देख लें, एर्डोगन के द्वारा ऑटोमन विरासत और इस्लामी पहचान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। चीन में आप देख लीजिए तो चीनी सपना, चाइनीज ड्रीम और कन्फ्यूशियस वैल्यूज के प्रचार के साथ पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया जा रहा है। ये सारी स्थितियां इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि वैश्वीकरण कमजोर हो रहा है और राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। इसी स्थिति के आधार पर हमने इस टॉपिक पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।